प्रिंसिपल 6 है एंटीबायोटिक से रिलेटेड कि चूज एंड प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड वो ये बताता है कि कुछ अप्रोप्रिएट यूज़ है एंटीबायोटिक्स के और कुछ इनअप्रोप्रिएट यूज़ है, यानी किन सिचुएशन में आप एंटीबायोटिक देनी चाहिए और किन में आपको नहीं देनी चाहिए। ये इसने टेबल में बताया है। जिसमें देनी चाहिए उसमें बेसिकली है कि स्वेलिंग एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एल्वियोलर प्रोसेस, सेलुलाइटिस है, ट्रिस्मस है, लिम्फेडिनोपैथी है, फीवर है 101 से ज़्यादा, सीवियर पेरिकोरोनाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। और जो इनअप्रोप्रिएट यूज़ है एंटीबायोटिक्स का, वो अगर आपका सिर्फ पेशेंट डिमांड पे दे दिया आपने, तो पेशेंट ने कहा मुझे एंटीबायोटिक दे दें तो आपने दे दिया, या सिर्फ सीवियर पेन है उसको तो आपने दे दिया, इसी के साथ टूथ एक पे दे दिया, पेरिएपिकल पेरिडोंटाइटिस पे दे दिया, एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस पे दे दिया। अब ये दोनों आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होना, इसलिए इन कंडीशंस में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ आपकी माइल्ड पेरिकोरोनाइटिस और ड्रेन एब्सेस लिमिटेड टू द एल्वियोलर प्रोसेस आ गई। अब एंटीबायोटिक्स देने के साथ उसमें कुछ प्रिंसिपल्स के, इस प्रिंसिपल के अंडर कुछ और चीज़ें बताई हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि आप डिटरमिन करें नीड के पेशेंट को एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं। तो इसकी तीन आप कह लें स्टेप्स हैं डिटरमिन करने के लिए। पहला है कि सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन पता करें, दूसरा है कि एबिलिटी टू रेंडर द सर्जिकल ट्रीटमेंट, और तीसरा है कि आप पेशेंट का होस्ट डिफेंस सिस्टम मतलब करें कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है। तो सिविरिटी में बेसिकली आपने देखना है कि कितनी सीवियर है डिजीज़, जो आपको पिछले प्रिंसिपल्स बता चुके होंगे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के थ्रू। दूसरी चीज़ है, अच्छा अगर ज़्यादा सीवियर होगी इन्फेक्शन तो फिर उसमें आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, अगर माइल्ड है तो फिर ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि एबिलिटी टू रेंडर द सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। एक तो ये है कि आपके पेशेंट के पास ट्रिस्मस है, उसका माउथ ही ओपन नहीं हो रहा तो आप सर्जरी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप सर्जरी नहीं कर सकते तो एंटीबायोटिक्स देंगे। तीसरा, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो फिर आपको देनी पड़ेगी एंटीबायोटिक, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद वो आपको बताता है कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने एम्पेरिकल एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। अब एम्पेरिकल एंटीबायोटिक का मतलब है कि आपने अब आपको तो नहीं पता किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो आपने बेसिकली जो नॉर्मल फ्लोरा है ओरल कैविटी का, उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक देनी है। जो एंटीबायोटिक नॉर्मल फ्लोरा पे एक्टिव होगी वो बेसिकली आपने देनी है, तो उसको कहेंगे एम्पेरिकल एंटीबायोटिक। अब उसकी इसने एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं टेबल में, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जब आपने एंटीबायोटिक देनी है तो आपने नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक देनी है। जो नैरोस्ट स्पेक्ट्रम आपके पास पॉसिबल है, सबसे नैरो स्पेक्ट्रम, उसकी एंटीबायोटिक आपने देनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं देनी। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्यों नहीं देनी, इसकी दो वजूहत उसने बताई हैं। एक ये कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपकी नॉर्मल फ्लोरा को ऑल्टर कर देगी, और दूसरी ये कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में पैदा हो जाएगी। तो जितनी आपके पास नॉर्मल फ्लोरा आपको पता है कौन सा है, उसके अगेंस्ट आपने नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक देनी है। और इसके साथ जो अगला वो आपको बताएगा वो ये है कि आपने वो एंटीबायोटिक देनी है जिसके साइड इफेक्ट्स सबसे कम है। अब आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स आप देते हैं, पेनिसिलिन हो गई, इस तरह पेनिसिलिन का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो एलर्जिक रिएक्शन है, जो कि माइल्ड से लेकर सीवियर तक जाएगा, तो एनाफिलेक्सिस भी हो सकता है। पेनिसिलिन के साथ आपने एलर्जीज को जहन में रखना है कि पेशेंट अगर एलर्जिक है पेनिसिलिन को तो आपने पेनिसिलिन का अल्टरनेटिव देना है। और इस तरह एक और एग्जांपल में उसने बताया है कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ क्लिंडामाइसिन जो है वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा सकता है। तो आपने इसको भी देखना है कि अगर आपने क्लिंडामाइसिन प्रिस्क्राइब की है तो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, कि ऐसा ना हो कि पेशेंट को सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाए। ठीक हो गया, तो आपने बेसिकली एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देनी है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम में हो और जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो। उसके बाद ये एक टेबल है जिसमें उसने नॉर्मली यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स बताई हैं, जो नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं यूज फॉर ट्रीटिंग सिंपल और ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन में आपके पास पेनिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है और मेट्रोनिडाजोल है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास अमोक्सिसिलिन विद क्लेविलानिक एसिड जिसको ऑगमेंटिन कहते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन के साथ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। इसके बाद उसने बताया है कि आपने बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक यूज़ करनी है जहाँ तक मुमकिन है। बैक्टीरियासिडल वो होगी जो बैक्टीरिया को किल कर देगी, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो होगी जो उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी। तो बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और वो आपने यूज़ करनी है। फिर एक
जो स्टेप है इस प्रिंसिपल का आखिरी वही है कि आपने कॉस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स को भी मद्देनज़र रखना है कि कोई जो आपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर चेक किया हिस्ट्री के अंदर पेशेंट का, तो एंटीबायोटिक भी उससे रिलेटेड हो कि आप गरीब बंदे को बहुत महंगी दवाई ना दो। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स में आपने डिटरमिन किया नीड, पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं, फिर आपने कहा एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक विद नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम विद लीस्ट टॉक्सिसिटी, शुड बी बैक्टीरियासिडल एंड द कॉस्ट शुड बी नॉर्मल। फिर अगला प्रिंसिपल है कि जब आपने एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है तो प्रॉपरली होनी चाहिए। प्रॉपरली का मतलब है कि उसकी डोज क्या होनी चाहिए, उसको पेशेंट लेगा कैसे, और आपने पेशेंट को लेते हुए भी मॉनिटर करना है, ये ना हो कि वो नहीं ले रहा या ज़्यादा ले रहा। अब उसमें एक चीज़ उसने इंपॉर्टेंट ये बताई है कि द टारगेट पीक प्लाज्मा लेवल इज यूजुअली एटलीस्ट 4 to 5 times the minimal inhibitory concentration of the targeted bacteria. अब मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो होती है कि एंटीबायोटिक की वो कम से कम कंसंट्रेशन जिस पे वो इफेक्टिव है, तो उससे 4 to 5 times प्लाज्मा लेवल होना चाहिए आपका इफेक्टिव होने के लिए। इसके अलावा आपने देखना है कि पेशेंट को जो आपने रेजिमेंट दी है वो उस पर एक्ट कर रहा है प्रॉपरली, और अगर कोई उसके बाद पूरी ट्रीटमेंट के बाद उसके पास एंटीबायोटिक्स रह गई है एडिशनल, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे ताकि वो मिस यूज़ ना कर सके। तो ये बेसिकली आपका 7th प्रिंसिपल था जिसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया उसने, और आखिरी प्रिंसिपल है कि आपने एवेल्यूएट करना है पेशेंट को फ्रीक्वेंटली, यानी आपने फॉलो अप पे रखना है कि अगर उसकी जो इन्फेक्शन है वो वापस आ जाती है तो उसमें एक दो चीज़ें आप देखेंगे कि आपकी सर्जिकल जो प्रोसीजर था वो इनएडिक्वेट तो नहीं था, या फिर जो आपने उसको एंटीबायोटिक्स दी हैं वो उसने प्रॉपरली ली है कि नहीं। तो ये 8 प्रिंसिपल थे किसी भी ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि जनरल डेंटिस्ट का क्या रोल है उसको मैनेज करने में। बेसिकली उसने ये बताया है इसके अंदर कि जो भी पेशेंट होता है पेन के साथ आ रहे हैं या स्वेलिंग के साथ, वो सबसे पहले जनरल डेंटिस्ट के पास जाता है, उसने सीधा सर्जन के पास नहीं जाना। तो जनरल डेंटिस्ट ने सबसे पहले उसको डायग्नोज करना है, और अगर वो प्रॉपरली उसको मतलब ऑन टाइम रेफर कर देगा तो ना डीप स्पेस इन्फेक्शन होगी और उसकी रिकवरी का चांस भी बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें बस यही था। अब उसके बाद है कि प्रिवेंशन, ये हो गई मैनेजमेंट, आगे उसने बताया प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में उसने सबसे पहले बताया है कि वुंड इन्फेक्शन की प्रिंसिपल वुंड इन्फेक्शन होने से बचाने की क्या प्रिंसिपल। अब सबसे पहले तो वो ये कहता है कि ओरल सर्जरी में इन्फेक्शन का इंसिडेंस बहुत कम है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बहुत कम होती है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो इसको एनहांस कर देंगी, जो मतलब इसकी पोजीशन को इंक्रीज करेंगी, जिसमें आप प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे। तो पहली वो ये बताता है कि अगर आपका लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम है, यानी आपने एक प्रोसीजर करना है जिसको काफ़ी देर लगनी है, कुछ घंटे लग जाएंगे करने में, तो आपने उस प्रोसीजर करने से पहले उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है। दूसरी उसने बताई है कि अगर पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज्ड एबिलिटी है कॉम्बैट द इन्फेक्शन, यानी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसकी कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है या वो कीमोथेरेपी पे है या कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन है, तो इन दो सिचुएशंस में आप उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे कि बाद में उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ना हो जाए, वुंड इन्फेक्शन ना हो जाए। और जब आप ये फैसला कर लेंगे कि आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है, तो वो एंटीबायोटिक की जो खसूसियात होंगी वो उसने पिछले प्रिंसिपल में बताई हैं, तो यहाँ पे वो दोबारा बता रहा है कि जब आप इसको देंगे तो द एंटीबायोटिक शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट द नॉर्मल ओरल फ्लोरा, हैव अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड हैव लीस्ट एडवर्स इफेक्ट्स। बेसिकली ये तीन चार जो क्वालिटीज़ हैं ये उस एंटीबायोटिक में होनी चाहिए जो आपने उस प्रोसीजर से पहले देनी है, जो बहुत लंबा हो जाएगा, या उस पेशेंट में देनी है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। ये थी वुंड इन्फेक्शन से प्रोफाइलैक्सिस की इंडिकेशंस। और दूसरा है कि मेटास्टैटिक इन्फेक्शन को आपने प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलैक्सिस देना है। और मेटास्टैटिक इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है जो डिस्टेंट साइट पे हो रही है, दैट अकर्स इन अ डिस्टेंट साइट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इन्फेक्शन। जो कि आप फर्ज करें एक जगह पे आपकी इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपके दांत से स्टार्ट हुई है और वो ब्लड में जाके आपके किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गई है, फॉर एग्जांपल हार्ट में पहुंच गई है और उसने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा दिया, जो इसकी एक एग्जांपल है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के खिलाफ प्रोफाइलैक्सिस आप सारे पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लें। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बताता है कि
इनके से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं कि किस किस के लिए होना चाहिए, वो ये है कि अगर आपको प्रीवियसली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, कोई प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व लगा हुआ है, या आपके कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी जो कि ट्रीट नहीं हुई या हो गई है, तो अभी तक आपका हार्ट वाल्व जो है वो वल्नरेबल है। तो इन सिचुएशन में आपने उसको प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलैक्सिस देना है। अब वो एक तो सिचुएशन बताता है कि जिसमें आपने इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स देनी है। उसमें एक एग्जांपल ये है कि आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, तो सर्जरी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद आपको पता चला कि पेशेंट जो है वो एट रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो आपने इंट्रा ऑपरेटिव देना है, या आपको बाद में पता चला है, तो आप अ, अपने प्रोसीजर के 4 घंटे बाद तक उसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक, या उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी अगर सर्जरी के दौरान, जिससे आपको शक हुआ कि वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए प्रोन है या वल्नरेबल है, तो आप उसको देंगे। अब इसके जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए जो एंटीबायोटिक रेजिमेन है वो यहाँ से देख लें। वैसे तो आप सबको आती होगी है, क्योंकि देख लें ओरली आपने एमोक्सिसिलिन देनी है, 2 ग्राम होनी चाहिए एडल्ट के लिए। 2 ग्राम इसलिए देते हैं कि 1 ग्राम जब आपकी ब्लड में पहुंचने से पहले यूज हो जाती है, और 1 ग्राम बेसिकली ब्लड में जाती है और इफेक्टिव होती है। अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन 600 मिलीग्राम है, या सेफलाक्सिन 2 ग्राम देंगे। और इसी तरह चिल्ड्रन की डोज भी उसमें लिखती है। अब मेटास्टेटिक डिजीज में एक थी आपके पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दूसरी आपके पास है प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन, कि आपने कोई प्रोस्थेटिक जॉइंट लगाया हुआ है, तो उसको भी खतरा है अगर आपके डेंटल ट्रीटमेंट से बैक्टीरिया कॉज हो रहा है। और इसमें वो बताता है कि अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए प्रोस्थेटिक जो आपका जॉइंट लगा हुआ है, तो उसके फेलियर का चांस ज़्यादा हो जाता है और फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन उसने फिर ये बताया कि जो 2016 में इनकी अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें ये पता चला है कि डेंटल जो आपका प्रोसीजर है, डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल कहते हैं, उसमें से जो चांस है प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन का वो बहुत कम है। इसलिए आप अपने जो उसका पेशेंट का जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है जिसने वो लगाया है, उससे पूछ लें अपना प्रोसीजर करने से पहले। अगर वो कहे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कुछ इस तरह की वजह से उसको ज़रूरत है, तो फिर आप दे दें, वरना ज़रूरत नहीं होगी। और आखिरी है कि अगर आपके पेशेंट को किडनी की डिजीज़ है जिसकी वजह से वो डायलिसिस करवाता है, या फिर हाइड्रोसेफली की ट्रीटमेंट हो रही है, अब इन दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी आर्टीरियो विनस शंट्स बनते हैं, बनाने पड़ते हैं। आर्टीरियो विनस शंट्स बनेंगे तो ये प्रोन होंगे आपके बैक्टीरिया में, ये जो मतलब ये बनेंगे, और आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इन बैक्टीरिया की वजह से इनके डैमेज का चांस ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपका पेशेंट डायलिसिस पे है या फिर हाइड्रोसेफली के लिए इंट्राक्रैनियल डिकम्प्रेशन करवा रहा है, तो जो शंट्स बने होंगे वो प्रोन होंगे मेटास्टेटिक डिजीज़ के लिए। तो अगर पेशेंट इन दो कैटेगरी को फॉल करता है, तो उसको भी आप प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे।